जब सारी वेरिएबल कॉस्ट को एक जगह पे रख दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट इज ए एग्रीगेट ऑफ ऑल वेरिएबल कॉस्ट। डन। बस वन लाइन में डेफिनेशन इतनी है। अगर और डिफाइन करोगे तो क्या कहोगे? दैट इज वेरिएबल ओवरहेड, ऐसा भी बोल सकते हो। अब कोई ऐसा भी बोल सकता है दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस वेरिएबल ओवरहेड। तो बात एक ही है, आप चाहे प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड को, चाहे आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस वेरिएबल ओवरहेड को, जो आपको कहने का सही तरीका लगता है। लेकिन जब सारी वेरिएबल कॉस्ट को एक जगह कर देते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट बन जाता है। डन। ओके, आगे बोलता है डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है? देखो, दो तरह की बातें हैं। मैं कहता हूं कि साहब मैं 100 यूनिट बना रहा हूं, 100 यूनिट बनाने में मेरी टोटल कॉस्ट इतनी आ रही है, 100 यूनिट बनाने में मेरी टोटल कॉस्ट इतनी आ रही है, और मैं 105 यूनिट बना रहा हूं, तो 105 यूनिट बनाने में मेरी टोटल कॉस्ट इतनी आ रही है। तो वो जो टोटल कॉस्ट का डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कहलाता है, क्या कहलाता है साहब? वो डिफरेंस कहलाता है डिफरेंशियल कॉस्ट। देखो, दो प्रोडक्ट, दो लेवल के बीच में वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस कहलाता है मार्जिनल कॉस्ट, और दो लेवल के बीच में टोटल कॉस्ट का डिफरेंस कहलाता है डिफरेंशियल कॉस्ट। अब एक लेवल के बाद जब आप ब्रेक इवन लेवल के ऊपर पहुंच जाते हो तो मार्जिनल कॉस्ट और डिफरेंशियल कॉस्ट एक ही हो जाता है। जब आप ब्रेक इवन पॉइंट से आगे चले जाते हो तो उसके बाद तो केवल वेरिएबल कॉस्ट लग रही होती है, तो चाहे आप उसे डिफरेंशियल बोलो चाहे आप उसे मार्जिनल बोलो, एक ही बात है। लेकिन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब दो अलग अलग पॉइंट ऑफ एक्टिविटी के बीच में जब हम टोटल कॉस्ट का डिफरेंस कहते हैं दैट इज डिफरेंशियल कॉस्ट, और जब हम वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस कहते हैं दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। ओके, आगे चलिए। फिर ये बोलता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आप सभी को पता है व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है बेटा जब आपके पास किसी काम को करने के एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव, तो जो ऑल्टरनेटिव आपने चूज किया है उसके बदले में जो दूसरा ऑल्टरनेटिव आपने छोड़ा है, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव, आप कहते हो सर हमारे पास तो 4 ऑल्टरनेटिव थे, हमने 3 अलग अलग ऑल्टरनेटिव छोड़ दिए, तो क्या उन तीनों का टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा? नहीं बेटा, आप अगर ये वाला काम नहीं करते तो कोई एक दूसरा काम करते, तो जो इस प्रेजेंट ऑप्शन के बदले में जो दूसरा बेस्ट ऑल्टरनेटिव था उसकी कॉस्ट क्या थी? दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो दैट इज द कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव फोरगोन। तो आपने जो ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी छोड़ी है और वो छोड़ी गई अपॉर्चुनिटीज में सबसे बढ़िया वाली अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट को क्या माना जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माना जाएगा। पढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव foregone by adopting a particular strategy or employing resource in a specific manner. It is the return expected from an investment other than the present one. साहब जहां हम पैसा लगा रहे हैं उस पे लगाने की जगह अगर कहीं और लगाते तो उससे जो रिटर्न आता वो आने वाला रिटर्न हमें नहीं मिल रहा है, तो वो कहलाता है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डन। फिर आगे कहता है साहब रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है बेटा एक आपकी ने करंट में एसेट लगी हुई है,
आप उस असेट को सेल करके उसकी जगह दूसरी असेट लगाना चाहते हैं, तो उस दूसरी असेट को लगाने में आपका कितना पैसा लगेगा, वो कहलाता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जनरली रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस, जनरली। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप एक असेट को हटाओगे, उसकी जगह नई असेट लाके लगाओगे, तो नई असेट की खरीदने की जो कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डन। तो ये कहता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एन असेट इन करंट मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब आप पुरानी असेट को हटा रहे हो, उसकी जगह पे नई असेट को लगा रहे हो, तो उसकी मार्केट में कितनी कॉस्ट लगती है, वो कहलाएगी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डन। मैंने कहा साहब पुरानी एसेट गई, उसकी जगह नई एसेट आ गई। पहले मेरी फैक्ट्री में एसेट लगी हुई थी, अभी भी मेरी फैक्ट्री में एसेट लगी हुई, पहले पुराने लगी हुई थी, अब नई लगी हुई है, भैया कितना पैसा लगा, वो कहलाता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डन। तो आप ये कहते हो कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस ऑफ द असेट फॉर द पर्पज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड असेट। ओके, चलिए आगे बोलते हैं साहब इंप्यूटेड कॉस्ट। अब इंप्यूट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंस, बिल्कुल डिफरेंस। एक्चुअली होता है ऐसा है बेटा कि जो रिप्लेसमेंट प्राइस हमें बताता है वो यही कहता है पुरानी मशीन दे दो, नई मशीन ले लो, ये वाला आपका पैसा लगेगा। ठीक है, दैट इज रिप्लेसमेंट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस फॉर द पर्पज ऑफ रिप्लेसमेंट। आगे चलिए, अब आगे हमें कहता है बेटा इंप्यूटेड कॉस्ट। इंप्यूटेड कॉस्ट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंप्यूटेड कॉस्ट? इंप्यूटेड कॉस्ट, अब इंप्यूटेड कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक जैसी लगती है। इंप्यूटेड कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहीं ना कहीं जाके एक जैसी हो जाती है। कैसे? मेरी बात समझिएगा। जैसे मैं कहता हूं मेरी खुद की एक प्रॉपर्टी है, मेरी खुद की एक प्रॉपर्टी, साहब एक शॉप पड़ी है जो मैं रेंट पे दे सकता हूं, जो मैं रेंट पे दे सकता हूं, उसका रेंट आएगा 10,000 रुपए। लेकिन मैंने खुद की शॉप ओपन कर ली, मैंने खुद की शॉप ओपन कर ली। अब जब मैं अपनी खुद की शॉप में उस रेंट का अपनी कॉस्ट में क्या उसका रेंट लिख सकता हूं? क्या मैं अपनी खुद की कॉस्ट में उसका रेंट लिख सकता हूं? अकाउंट्स तो मना करता है, अकाउंट्स में आप ऐसा नहीं कर सकते, आप खुद की शॉप का रेंट नहीं लिख सकते। लेकिन जब आप कॉस्ट का डिसीजन ले रहे होते हैं तो आप लिख सकते हैं। अकाउंटिंग में हमें कहा गया है कि खुद की शॉप का रेंट आप नहीं लिख सकते, खुद की कैपिटल नहीं लिख सकते जब तक वो पार्टनरशिप फर्म ना हो। ऐसा ही करते हैं ना, पार्टनरशिप फर्म में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं क्योंकि वो बिजनेस मेरा अकेले का नहीं है। लेकिन मेरे खुद के पर्सनल सोल प्रोप्राइटर में हम कभी भी अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते क्योंकि वो मेरा ही बिजनेस है। ठीक है साहब, तो इसीलिए हम कहते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में तो आप वो, सॉरी अकाउंटिंग में तो वो कॉस्ट नहीं लिखते हो, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में जब आपको डिसीजन लेना है तो आप उस कॉस्ट को कॉस्ट में काउंट कर सकते हो कि साहब ये 10,000 रुपए भी तो कहीं से निकालूंगा, वरना तो एक काम होता कि साहब जो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं उसको बनाने की जगह इस शॉप को रेंट पे दे देना तो मेरी वहीं से कमाई हो जाती। लेकिन अब जब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा हूं तो इस प्रोडक्ट की कॉस्ट में इस शॉप का रेंट भी जोड़ूंगा, तब जाके मेरा सही डिसीजन आ पाएगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप वो वाली कॉस्ट जो आपकी नॉशनल कॉस्ट होती है, नॉशनल कॉस्ट मतलब वो आपके जेब से जा नहीं रही है, फिर भी आप उन्हें कॉस्ट में इंक्लूड करते हो, दैट आर कॉल्ड इंप्यूटेड कॉस्ट। मतलब जो आपके खुद के ऑन रिसोर्स होते हैं,
उन रिसोर्स की जो आप कॉस्ट इंक्लूड करते हो, दैट इज कॉल्ड इंप्यूटेड कॉस्ट। डन। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी तभी होती है जब वो रेंट पे लगने वाली थी। आपके पास रेंट का ऑप्शन अवेलेबल था लेकिन आपने रेंट पे नहीं दिया, तब तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अदरवाइज वो इंप्यूटेड कॉस्ट। ओके, तो देखिए, imputed cost are the hypothetical and notional cost not involving case outlay। वो आपके पास से जेब से पैसा गया नहीं है भैया, computed only for the purpose of decision making। केवल हमने डिसीजन मेकिंग के पर्पज से उसको काउंट किया है, वो मेरे अकाउंट्स का पार्ट नहीं होगी, केवल डिसीजन लेने के लिए कंसिडर की जाती है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, डेट इज नॉट इन्वॉल्विंग केस आउटले, ओनली कंसिडर फॉर द डिसीजन मेकिंग। चलिए, अगला आता है बेटा, बहुत ही इजी पॉइंट है, संक कॉस्ट। व्हाट इज संक कॉस्ट? संक कॉस्ट क्या होता है? संक कॉस्ट क्या होता है? तो बेटा, संक कॉस्ट आर हिस्टोरिकल कॉस्ट which are incurred that is historical cost, मतलब past cost जो पहले ही लग चुकी है। अच्छा, एक बात बताओ, मान लो मुझे एक कोई नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के लिए मैंने एक रिसर्च करवाई और उस रिसर्च पे मेरे 50,000 रुपए खर्च हो गए। मैंने एक रिसर्च करवाई और उस रिसर्च पे मेरे 50,000 रुपए खर्च हो गए। तो जो 50,000 रुपए, अब मैं सोचता हूं रिसर्च का रिजल्ट भी आ गया, अब रिजल्ट के बाद मैं उस काम को करूं या नहीं करूं, उस बात पे उस 50,000 रुपए का कोई इंपैक्ट होगा क्या? क्या करने से वो 50,000 रुपए बच जाएंगे या नहीं करने से बच जाएंगे, या करने से लगेंगे और नहीं करने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, वो 50,000 रुपए लग चुके हैं, उसका रिजल्ट आपके पास आ चुका है। अब आपको काम करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, उस 50,000 रुपए पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो संक कॉस्ट आर हिस्टोरिकल कॉस्ट दैट आर नॉट रेलिवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग। संक कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए कभी भी रेलिवेंट नहीं होती है। तो ये कह रहा है sunk cost are historical cost which are incurred, that is sunk in the past, जो पहले डूब चुकी है, and are not relevant for the purpose particular decision making problem being considered। जिस decision making problem के बारे में आप बात कर रहे हो उसके लिए वो कहीं भी रेलिवेंट नहीं है। क्लियर? समझ गए मेरी बात? हाँ जी, आगे कहता है थर्ड पॉइंट, बहुत ही इजी सा है, बहुत ही फटाफट पढ़ के चलेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इंजीनियर्ड कॉस्ट। इंजीनियर्ड कॉस्ट का मतलब क्या है, ध्यान से समझो बेटा। जब मैं मान लो ये मार्कर बनाता हूं, तो इस मार्कर को बनाने में कुछ सिस्टम है, कुछ स्टैंडर्ड है, पता है कि इसको बनाने में इतना प्लास्टिक डालना पड़ेगा, फिर इसको बनाने में 10 मिनट लगेंगे, उस 10 मिनट का इलेक्ट्रिसिटी लगना चाहिए, उस इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट इतनी आएगी। ये सारा एक फिक्स्ड प्रोसीजर है, वो एक इंजीनियर्ड प्रोसीजर है, एक स्पेसिफाइड प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली जो कॉस्ट लगती है वो कॉस्ट कहलाती है इंजीनियर्ड कॉस्ट। मतलब जो डिफाइंड है, जो प्रीफिक्स्ड है, जिसके रूल्स सेट है, दैट इज कॉल्ड इंजीनियर्ड कॉस्ट। दैट इज इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है, फिक्स्ड है, आप प्रोडक्ट लगाओगे वो इस प्रोसेस से निकलेगा और बन के तैयार हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड
इंजीनियर्ड कॉस्ट। समझे मेरे साथ, वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। इंजीनियर्ड कॉस्ट रिलेट्स टू द आइटम where the input and explicit physical relationship with the output। भैया आपने जो इनपुट लगाया है वो आउटपुट बनेगा। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ए प्रोडक्ट there is a definite relationship between the unit of raw material, labor time consumed and the amount of variable manufacturing overhead on the one hand and the unit of produce on the other hand। तो वो कहता है फिक्स्ड साहब, आप मटेरियल लगाओगे, लेबर लगाओगे, ओवरहेड लगाओगे, तो आपका जो रॉ मटेरियल है वो प्रोडक्ट में क्रिएट हो जाएगा। तो जो आपने उसके लिए कॉस्ट सोची है वो कॉस्ट कहलाती है इंजीनियर्ड कॉस्ट। मतलब वो भैया ये तो लगने वाली है, ये तो लगी, उसके अलावा कुछ लगती है तो हम उसको कोई और नाम देंगे। डन। तो वो कॉस्ट कहलाती है इंजीनियर्ड कॉस्ट। डन। समझ गए मीनिंग इंजीनियर्ड कॉस्ट का सभी लोग? आगे बोलता है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। ये बहुत इजी है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो आपके जेब से जाती है, जैसे डेप्रिसिएशन। क्या आपको डेप्रिसिएशन पे करना होता है? क्या आप उसे कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, लेकिन क्या आपको डेप्रिसिएशन पे करना होता है? नहीं करना होता। जितनी भी इंप्यूटेड कॉस्ट, अभी अभी हम ऊपर पढ़ के आए इंप्यूटेड कॉस्ट। इंप्यूटेड कॉस्ट का मतलब जो कॉस्ट आपके खुद के रिसोर्स की है, क्या वो आपको पे करनी होती है? नहीं करनी होती। तो डेट आर कॉल्ड, वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं होती है। मतलब वो वाला पैसा जिसमें आपके पास से कैश जाता है वो कहलाता है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। तो ये कहता है दिस इज द पोर्शन ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व कैश पेमेंट टू अदर पार्टी, जिसका आपको कैश पेमेंट करना पड़ता है, एज अपोज्ड टू द कॉस्ट डू नॉट रिक्वायर एनी कैश आउटफ्लो। वो वाली कॉस्ट इंक्लूड नहीं की जाती है जिसमें कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होता है, सच एज डेप्रिसिएशन एंड सर्टेन एलोकेटेड कॉस्ट, एंड सर्टेन एलोकेटेड कॉस्ट। डन। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड मैनेज्ड कॉस्ट। मैनेज्ड कॉस्ट क्या होता है? मैनेज्ड कॉस्ट का मीनिंग है साहब, मैनेज्ड कॉस्ट ऑल अपोज्ड टू द इंजीनियर्ड कॉस्ट। इंजीनियर्ड कॉस्ट मतलब अभी अभी हमने कहा कि साहब आप एक रॉ मटेरियल लगाते हो, लेबर लगाओगे, ओवरहेड लगाओगे, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी आपको मान लो कोई कॉस्ट लगानी पड़ रही है किसी रीजन की वजह से, या बिना कॉस्ट लगाए काम चल रहा है, तो वो वाली जो कॉस्ट एक्स्ट्रा में लगती है वो कॉस्ट कहलाती है मैनेज्ड कॉस्ट, जो उस काम को मैनेज करने के लिए लगानी पड़ती है। वो उस प्रोडक्ट का डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के इनपुट आउटपुट का पार्ट नहीं है, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनने का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको उस कॉस्ट के लिए लगाना पड़ेगा। जैसे relates to such item where no accurate relationship between the amount spent on input and the output, sometimes it's difficult to measure the output। that is for example advertisement। अब भैया एडवर्टीजमेंट से इस मार्केट के बनने का क्या लेना देना है, लेकिन आपको बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, और आपको ये भी पता नहीं चलता कि क्या फर्क पड़ा। कई बार पता चल जाता है कि इतना इफेक्ट पड़ा, कई बार इफेक्ट पता ही नहीं चलता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब आप प्रोडक्ट बनाने जाओगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भैया इस प्रोडक्ट के बनने पे कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन वो लगाना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड मैनेज्ड कॉस्ट। ओके, समझ गए? फिर आगे बोलता है बिन कार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए शॉर्ट नोट है कि बिन कार्ड क्या होता है। पहले मैं एक रीडिंग लगाता हूं बिन कार्ड की, प्रॉपर्ली हम पढ़ेंगे, फिर हम उसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं बिन कार्ड इज ए
क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ, बिन कार्ड क्या है, क्वांटिटेटिव, अंडरलाइन द वर्ड या रिटर्न कर लीजिए, क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट, इश्यू एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आइटम ऑफ स्टोर्स। जैसे आप वो बनाते हैं ना रॉ मटेरियल वाली शीट, ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट, इश्यू, बैलेंस, वो वाला। सेपरेट बिन कार्ड मेंटेन फॉर ईच आइटम, हर आइटम के लिए सेपरेट बिन कार्ड बनता है। एंड आर प्लेस्ड इन सेल्फ्स और बिन्स। इंपॉर्टेंट चीज ही यही है, जो वो कार्ड है, जैसे आपने कहा कि साहब आपके पास 4 अलग अलग गोडाउन है, 4 अलग अलग गोडाउन है लाइन से, समझ गए, और उन चारों में 4 अलग अलग कमोडिटी आपने रख रखी है, 4 अलग अलग प्रोडक्ट आपने रख रखी है। अब हर गोडाउन में घुसते ही आपने एक पेपर रख रखा है, जब भी माल आता है तो आप उसमें एंट्री कर देते हो, इतना माल आया है, इस रेट का है। जब भी आप वहां से माल निकालते हो तो उसमें एंट्री कर देते हो, तो आपको माल काउंट करने की जरूरत नहीं होती, आप देखते ही समझ जाते हो इतना माल रखा हो। अब मान लो सर एक ही गोडाउन है, लेकिन उसमें 5 अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं और 5 अलग अलग बॉक्स में अलग अलग सामान रखा हुआ है, तो आप हर बॉक्स पे वो रख देते हो। तो उसी का एक नाम था कि अलग अलग बिन रखे हुए, हर डिब्बे पे आपने लिख दिया, एक पेपर चिट चिपका दी कि इसमें कितना सामान है, तो डेट इज कॉल्ड बिन कार्ड और स्टोर्स कार्ड या सेल्स कार्ड। ठीक है, दिस कार्ड इज डेबिटेड विद द क्वांटिटी ऑफ स्टोर्स रिसीव्ड, credited with the quantity of stores issued, and the balance quantity of stores taken after every receipt or issue. The balance quantity of item may be easily known at any time. To have up to date balance of stores, the principle of before touching the item bin card should be touched. अब ये कहता है हमेशा बिन कार्ड को अप टू डेट रखने का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी आइटम को हाथ लगाएं भैया उससे पहले बिन कार्ड को टच करें। बिन कार्ड को टच करें मतलब आप आइटम निकाल रहे हैं तो बिन कार्ड में से माइनस करें, आप आइटम रख रहे हैं तो बिन कार्ड में रिपोर्ट करें। तो इसका मतलब फॉर ईच आइटम ऑफ स्टोर्स मटेरियल कोड, मटेरियल क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी, बैलेंस क्वांटिटी स्टेटेड ऑन द बिन कार्ड। बिन कार्ड इज ऑल्सो नॉन एज बिन टैग और स्टोर कार्ड, इसे स्टोर कार्ड या बिन टैग भी कहते हैं। आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिन कार्ड, समझ गए, सभी को याद होना चाहिए, सभी याद करेंगे। देखो आएगा नहीं आएगा मैं पक्का नहीं कहता, लेकिन इंपॉर्टेंट। चलिए सर, स्टोर्स लेजर, स्टोर्स लेजर क्या है? स्टोर्स लेजर मेंटेन्ड बाय कॉस्टिंग डिपार्टमेंट टू मेक ऑल द रिकॉर्ड्स, रिसिप्ट, इश्यू, क्वांटिटी। अब सर ये तो एक ही बात हो गई, फिर बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर, क्या बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर दोनों एक ही चीज है? बेटा बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर दोनों एक ही चीज है क्या? कई बार हम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दोनों में डिटेल सेम होती है। नहीं, बिन कार्ड वहां पे मेंटेन किया जाता है जहां पे सामान रखा हुआ होता है, बिन कार्ड वहां पे मेंटेन किया जाता है जहां पे सामान रखा हुआ होता है, और स्टोर्स लेजर स्टोर्स डिपार्टमेंट या कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में मैनेज की जाती है। ठीक है, बिन कार्ड को सामान लाने वाला या सामान ले जाने वाला मैनेज करता है, और स्टोर्स लेजर को स्टोर्स मैनेजर या कॉस्ट मैनेजर मैनेज करता है। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े। चलिए फिर ये बोलता है सब परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। व्हाट इज परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम? बेटा एक काम तो ये है कि लोग क्या करते हैं, उनकी शॉप है, चल रही है चल रही है चल रही है, साल के लास्ट दिन जब उनको बैलेंस शीट बनानी होती है तो अपना स्टॉक चेक करते हैं और देखते हैं साल में सॉरी उस दिन हमारे गोडाउन में कितने रुपए का स्टॉक है, तो वो कहलाता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। मतलब आप एक टाइम के बाद अपनी इन्वेंट्री को चेक करते हो, इन्वेंट्री का बैलेंस निकालते
और परपीचुअल इन्वेंट्री का सिस्टम मतलब होता है हर बार जब माल आता है तो आप अपने यहां रिकॉर्ड करते हो, हर बार जब माल आपके यहां से जाता है तो आप उसे रिकॉर्ड करते हो। परपीचुअल एंट्री का मतलब कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री, दैट इज कॉल्ड परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। दैट इज एवरी रिसिप्ट और एवरी इश्यू विल बी रिकॉर्डेड, देन दैट इज कॉल्ड परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। जो बिन कार्ड है, स्टोर्स कार्ड है, परपीचुअल इन्वेंट्री के टाइप। ओके, देखो क्या बोल रहे हैं, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मे बी डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट्स which reflects the physical movement and their current balance, thus a system of ascertaining balance after every receipt and issue of material through stock records to facilitate regular checking and to avoid closing down of the firm for stock taking। अब इसके लिए आपको कभी भी ऐसा नहीं करना कि साल के लास्ट वाले दिन अपना काम बंद कर दो और कह दो हम तो स्टॉक ले रहे हैं। आपको पहले से ही पता होगा आपके पास कितना स्टॉक रखा है। जैसे आप मेडिकल की शॉप पे जाते हैं तो हम वो कई बार दवाई चेक करके बताते हैं ना हमारे पास है या नहीं है। उनको पता होता है कि भाई है या नहीं है, क्योंकि जब भी कोई आइटम उनके पास आया है उन्होंने अपने सिस्टम में डाला है, और जब भी उनके पास से वो गया है तो उन्होंने अपने सिस्टम में डाला है। तो उन्हें हमेशा पता होता है कि हमारे पास ये है या हमारे पास ये नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट आता है एबीसी एनालिसिस। नेक्स्ट इज एबीसी एनालिसिस। द एबीसी एनालिसिस इज एन एनालिटिकल मेथड ऑफ स्टॉक कंट्रोल which aims at concentrating efforts to those items where more attention is needed। एक बात समझे बेटा, ये कॉन्सेप्ट पता है कहां से आया था? ये कॉन्सेप्ट आया था इटली से। इटली की कैपिटल बहुत टाइम पहले हुआ करती थी मिलान। मिलान नाम की सिटी थी वहां पे जो इटली की कैपिटल थी। तो वहां के एक इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि वहां के जो वेल्थ है ना, वहां का जो पैसा है, वो वहां के 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास वहां का 70-80% पैसा है, और 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरी कंट्री का केवल 20% पैसा है या 10% पैसा है, और बाकी के कुछ 10% लोग ऐसे होंगे जिनके पास 10% पैसा है, मतलब उनके पास तो कुछ है नहीं। तो या तो वहां बहुत अमीर लोग हैं या बहुत गरीब लोग हैं, मतलब 2-3 पार्टीशन में बटी हुई चीजें। उसी के बेसिस पे फिर उन्होंने उसको एनालाइज करना स्टार्ट किया। तो बोले ये चीज तो हर जगह पे अप्लीकेबल होती है, कहीं भी चले जाओ। तो फिर उन्होंने ये बातें कहां लगाई, उन्होंने ये बातें एक बिजनेस पे लगाई कि हर बिजनेस में थोड़ा सा आइटम ऐसा होता है जो स्पेस तो बहुत कम लेता है। जब इन्वेंट्री चेकिंग की बात आई तो उन्होंने कहा कि साहब हर बिजनेस में थोड़ा सा आइटम ऐसा होता है जो जगह बहुत कम लेता है लेकिन उसका पैसा बहुत ज्यादा लगता है। फिर उन्होंने कहा हर बिजनेस में थोड़े से ऐसे कस्टमर होते हैं कि कस्टमर तो है 10, लेकिन उनपे पूरे बिजनेस की पूरे साल की सेल का बहुत बड़ा सेल वही खरीदते हैं, बहुत बड़े कस्टमर वही है। बहुत ज्यादा कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो नंबर में तो बहुत ज्यादा है लेकिन उनसे सेल का अमाउंट बहुत कम आता है। तो यही सिस्टम इन्वेंट्री पे लगाया गया। एक मिनट बेटा, एक कॉल लेना पड़ेगा मेरे को, 1 मिनट वेट कीजिए।
हाँ जी बेटा, तो हम थे हमारे एबीसी एनालिसिस पे, पढ़ते हैं फटाफट से, देखो क्या कहते हैं। The ABC analysis an analytical method of stock control which aims at concentrating efforts on those items where attention is needed। अब मैं कहता हूं थोड़े से लोगों पे, उन थोड़ी सी आइटम पे अटेंशन दे लो, आपके बिजनेस का बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाएगा। तो ये कहता है अंडर दिस सिस्टम मेटेरियल स्टॉक में बी क्लासिफाइड इनटू नंबर ऑफ कैटेगरीज according to their importance. For example, their value and frequency of replacement during a period. The first category, we can call it a group item, may consist of only a small percentage of total items, जो कि total item का बहुत small percentage है, but combined value may be a large portion of total stock value। तो हम कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास 100 आइटम है और उनकी वैल्यू है 1 लाख रुपए। उन 100 में से 10 आइटम ऐसे हैं जिनकी वैल्यू है 60,000। तो आप सबसे पहले इन 10 आइटम को मैनेज करेंगे ना, दैट इज कॉल्ड ए आइटम। इन 10 को मैनेज कर लीजिए, 60,000 रुपीज तो मैनेज हो, ये कहलाता है ए आइटम। फिर आगे कहता है साहब, द सेकेंड कैटेगरी नेम्ड ग्रुप बी may be relatively less item in the third category consist of group C, all the item remaining to the stock may be included। अब जैसे मैंने कहा, उसके बाद में बी कैटेगरी, बी कैटेगरी क्या कहती है, यहाँ पे 20 आइटम है और ये 20,000 रुपए के हैं, तो सेकेंडली आप इन्हें मेंटेन करेंगे। और फिर सी कैटेगरी, यहाँ पे 70 आइटम है और इन 70 आइटम की वैल्यू कितनी है, 20,000। तो फिर आप किनको मैनेज करेंगे, फिर आप इन आइटम्स को मैनेज करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस कहता है अपने स्टॉक को एबीसी की कैटेगरी में बांट लो और उस प्रायोरिटी के हिसाब से उन्हें अटेंशन दो, प्रायोरिटी के हिसाब से अपनी डिसीजन मेकिंग कर लो। ओके, ये कहलाता है एबीसी एनालिसिस। आपके एग्जाम के लिए एबीसी एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है वीईडी एनालिसिस, या फिर इसे कहते हैं वेड एनालिसिस। वीईडी एनालिसिस या फिर इसे कहा जाता है वेड एनालिसिस। ये क्या होता है बेटा वीईडी? तो उन्होंने कहा वीईडी, वी का मतलब वाइटल, ई का मतलब एसेंशियल और डी का मतलब डिजायरेबल। आप अपनी जो स्टॉक वाली चीजें हैं उनको इस तरह से देखिए, वेड स्टैंड्स फॉर वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। एनालिसिस इज यूज्ड प्राइमरी फॉर कंट्रोल ऑफ स्पेयर पार्ट्स। ये किस चीज को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली काम में लिया जाता था, स्पेयर पार्ट्स को। The spare parts can be classified in 3 categories, that is vital, essential और desirable। Keeping in the view, तीनों का मतलब समझाया। देखो तीनों वर्ड कई बार एक जैसे लग जाते हैं, तो उन्होंने कहा vital, the spare parts, stock out of which even for a short time will stop the production for quite some time, and where is the stock out cost is very high, are known as vital spares। For a car assembly company, engine is a vital part, without the engine assembly activity cannot be started। तो ये कहता है साहब जैसे एक कार बनानी है, तो एक कार बनाने के लिए उसका इंजन सबसे वाइटल है,
भैया वो नहीं होगा तब तक आपका काम ही नहीं चलेगा, रुक जाएगा, आपका काम रुक जाएगा, स्टार्ट ही नहीं होगा। और सब चीजें आपके पास पड़ी है तो भी कुछ काम नहीं आएगा जब तक आपके पास इंजन नहीं है। तो डेट इज वाइटल, वो एसेंशियल नहीं है, वो वाइटल है, उसके बिना काम ही चालू नहीं है। ठीक है। सेकेंड, द स्पेयर एसेंशियल का मतलब क्या है? द स्पेयर और मेटेरियल एब्सेंस of which cannot be tolerated for more than few hours, or a delay or a cost of lost production which is essential for production to continue, known as essential items. For a car assembly, tire is essential item. अब टायर नहीं होगा तब तक आप गाड़ी बनाना स्टार्ट तो कर दोगे, लेकिन आप ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकते। आपने इंजन लगाया, सब कुछ लगाया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तब तक आपके पास टायर आ जाना चाहिए, जिससे कि आपकी गाड़ी, वरना आपका प्रोडक्शन दोबारा रुक जाएगा। आपने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन आपको पता है जब तक टायर नहीं आएगा आपका काम रुक जाएगा। तो दैट इज एसेंशियल, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है साहब। तीसरा, the desirable spares are those parts which are needed but their absence for a even week or more also not lead to stoppage of production. इस तरह कार, अब सीडी प्लेयर नहीं है साहब, क्या सीडी प्लेयर के बिना काम कार बनेगी नहीं? क्या आपका आगे का काम नहीं चलेगा? आपका सारा काम हो जाएगा, केवल सेल नहीं होगी, और वो भी इवन हो सकती है। तो हमने कहा 3 तरह से अपनी चीजों को मेंटेन करें। स्पेयर पार्ट्स को, जब भी आप स्पेयर पार्ट का मतलब है जो भी प्रोडक्शन में काम आने वाली चीजें हैं, डेट आर वाइटल, वो तो कभी आपके पास खत्म होनी ही नहीं चाहिए। एसेंशियल, वो एक लंबे टाइम के लिए खत्म नहीं होनी चाहिए, जल्दी आ जानी चाहिए। और डिजायरेबल, ऐसा हो सकता है कि आपका काम उसके बिना भी चल जाए। दैट इज कॉल्ड वेट एनालिसिस। तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में ये पता होना चाहिए, कौन सा आइटम वाइटल है, कौन सा एसेंशियल है, कौन सा डिजायर। ओके, क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं बेटे। उसके बाद बोलता है एफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट, और अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एफएसएन एनालिसिस। FSN is the process of classifying the material on their movement from inventory for a specific period. All items are classified fast moving, slow moving और non moving. तो सिंपल सा उसने कहा साहब, FSN का मतलब क्या है? ये मूवमेंट पे काम करते हैं, मटेरियल मूवमेंट, दैट इज FSN, फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग। फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। तो इसके हिसाब से आपने स्टॉक को मेंटेन करें, दैट इज स्टैंड्स फॉर FSN। ठीक है साहब। हायर द स्टे ऑफ एन आइटम इन द इन्वेंटरी, द स्लोअर वुड बी मूवमेंट ऑफ मटेरियल। द एनालिसिस हेल्प द स्टोरकीपर परचेज डिपार्टमेंट टू कीप द फास्ट मूविंग आइटम ऑलवेज अवेलेबल। जो सबसे फास्ट मूविंग आइटम है उनको हमेशा ज्यादा रखें, और जो नॉन मूविंग आइटम उनको हटा दे कि भैया आइटम काम ही नहीं आ रही है, फिर भी क्यों रख रखे हैं जब काम ही नहीं आ रहे। नॉन मूविंग, स्लो मूविंग है उनका स्टॉक कम रखें, फास्ट मूविंग है उनका स्टॉक ज्यादा रखें, और नॉन मूविंग को हटा दें। चलिए, उसके बाद आता है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या है बेटा? वैसे तो आप जब फाइनल में आएंगे तो जस्ट इन टाइम पे एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, एक प्रैक्टिकल चैप्टर पढ़ेंगे आप कॉस्टिंग में, जब आप फाइनल में आएंगे। तो जस्ट इन टाइम JIT से बोलते हैं। जस्ट इन टाइम आपको क्या कहता है?
जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम आपको कहता है कि साहब रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन मत कीजिए, इन्वेंट्री मेंटेन, स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री मेंटेन मत कीजिए। ये कहते हैं राइट आइटम राइट टाइम पे राइट जगह पे होना चाहिए, दैट इज राइट राइट राइट। तो भैया जब जरूरत हो तब माल मंगवा लो ना। आप कहते हो पूरे साल का रॉ मटेरियल खरीद के रख लिया, अब जब जरूरत पड़ेगी तो काम में ले लेंगे, नहीं जब जरूरत हो तब मंगवा लेना। मतलब स्टॉक को मेंटेन मत करो, या बहुत थोड़ा सा स्टॉक मेंटेन करो, डेली का माल डेली मंगवा लिया। जैसे कई चीजें ऐसी होती है कि जो खराब होने वाली होती है, हम उन्हें डेली का डेली मंगवाते हैं ना। जैसे आज जितने भी ये अपना पैक्ड दूध आता है, मिल्क आता है, जो सुबह सुबह आता है, पैक्ड आता है, वो लोग सब एकदम डेली आता है। उसकी डिलीवरी कैसे चलती है, एकदम डेली डिलीवरी सिस्टम है, डेली गाड़ी आती है, एकदम ताजा दूध मिलता है, ठीक है। तो वही वाली चीज है, आप डेली का सिस्टम मेंटेन कीजिए ना, दैट इज कॉल्ड जस्ट इन टाइम। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है जस्ट। अब इसके कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। अब अगर आपको फायदा ज्यादा है तो आप जस्ट इन टाइम कर सकते हो, फायदा कम है नुकसान ज्यादा है तो आप जस्ट इन टाइम फॉलो नहीं करोगे। तो हर पर्सन के लिए सुटेबल नहीं है, लेकिन किसी के लिए सुटेबल हो सकता है। तो ये कहते हैं जस्ट इन टाइम इज ए प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी दैट स्ट्राइव टू इंप्रूव अ बिजनेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय रिड्यूसिंग इन प्रोसेस इन्वेंटरी। अब जो आदमी डेली का माल डेली मंगवा सकता है, वो अगर स्टॉक मेंटेन करके रखता है, तो उसका स्टॉक में जितना पैसा लगा हुआ है, वो पैसा वो कहीं और लगाएगा और उस पैसे से रिटर्न कमाएगा, ठीक है। Inventory is seen as incurring cost, waste, and instead of adding or storing value, contrary to the traditional accounting. In short, just-in-time inventory system focus on the right material at the right time, at the right place, in the exact amount, without the safety of net of inventory. जो इन्वेंट्री है वो आपके काम की नहीं है, आप इन्वेंट्री को सेव कर सकते हैं। क्लियर? समझ गए यहां तक की सारी बातें? आगे बोलता है बेटा, बेटा आगे हम 2 घंटे बाद मिले क्या? आफ्टर 1 o'clock हम सॉरी एट 1 o'clock अपन सेकंड सेशन रख लें, जिसमें अपन इसको पूरा कर दें। अपना हाफ सेशन कंप्लीट हो गया, अपन को हाफ टाइम और लगने वाला है एट 1 o'clock, टुडे 1 o'clock। ओके, तो वी आर मीटिंग अगेन एट टुडे 1 o'clock। क्योंकि थ्योरी कंटिन्यूअसली बोलना मेरे लिए थोड़ा सा टिपिकल है। टुडे 1 o'clock। चलिए, अभी के लिए बाय बाय। आप इसे फटाफट से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जितना अपन ने पढ़ा है। अपन 1 o'clock दोबारा मिलते हैं। बाय बाय।